नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द AML CFT लेजिस्लेशन इन मेजर कंट्रीज और रीजन। तो ज़्यादातर जितने भी नेशन हैं दुनिया में, सभी ने जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी चार्टर हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉडीज़ के दौरान कि FATF ने दी है या फिर कोई रीजनल बॉडी लाइक FATF ने दी है, उनको वो फॉलो कर रहे हैं, उनको वो सब्सक्राइब किया उन्होंने। लेकिन जो लेजिस्लेशन रहती है नेशनल लेवल पर, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफर करती है एज डेट कंपेयर टू डेट विद द ऑन इंटरनेशनल लेवल। ये कई रीजन से हो सकता है, यानी कि सोशल रीजन से हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन के हो सकता है, इसमें कई फैक्टर्स रह सकते हैं जो इसके ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकता है, क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके बेस पर हो सकता है। एंड जो प्रेजेंट स्टेज है इस तरह की लेजिस्लेशन की कई एरियाज में, वो इस चीज़ के ऊपर असर डाल सकती हैं कि जो मेजर्स हम ले रहे हैं वो किस हिसाब से लेंगे एंड किस तरह की लेजिस्लेशन को हम अपनाएंगे ताकि हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशंस। तो काउंसिल ऑफ यूरोप को सेटअप किया गया था इन 1949। इसके 47 मेंबर स्टेट्स हैं। तो इसने ग्लोबल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए 200 से ज्यादा कन्वेंशंस को कवर किया है, यानी कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसके हिसाब से इसने 200 से ज्यादा कन्वेंशंस को कवर किया है। एंड जो प्रॉब्लम रहती हैं रिगार्डिंग दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो टेररिज्म के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशंस की अटेंशन भी ली है। तो इन कन्वेंशंस में बहुत से ऐसी कन्वेंशंस हैं जो टेररिज्म के रिगार्डिंग है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हैं। द फर्स्ट वन इट इज अ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द सुप्रेशन ऑफ टेररिज्म 1977। तो काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक कन्वेंशन को एस्टैब्लिश किया था 1977 में, जिसमें टेररिज्म की रोकथाम के लिए मेजर्स बताई गई थी। एंड इसमें एक चीज जो शामिल थी डेट वाज द एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या रहता है कि जिस पर्सन ने अफेंस को कमिट किया है उसे वापस उसकी कंट्री में भेज दिया जाएगा, यानी कि जो बाकी कंट्रीज है उनके बीच में एक ट्रीटी रहती है जिसके तहत ये चीज की जाती है। तो इस कन्वेंशन के तहत भी ये चीज की गई कि इस चीज को फैसिलिटेट किया गया कि एक्स्ट्राडिशन की जाएगी उन पर्सन की जिन्होंने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है। एंड इसने ऑफेंसेस की लिस्ट दी जिन्हें पॉलिटिकल ऑफेंसेस नहीं माना जाएगा, या फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड ऑफेंसेस नहीं माना जाएगा, या फिर पॉलिटिकल मोटिव्स के ऑफेंसेस नहीं माना जाएगा। एंड 2003 में उसके बाद इस कन्वेंशन को अमेंड कर दिया गया ताकि ऐसे कई ऑफेंसेस थे जिनको पॉलिटिकल की श्रेणी से, पॉलिटिकल ऑफेंसेस की श्रेणी से निकाला जाए। तो उसके लिए इसकी लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए 2003 में इसको फिर से अमेंड किया गया। नेक्स्ट इट इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम द क्राइम। सो ये यूरोपियन कन्वेंशन थी, एक सम्मेलन था ऑन लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, यानी कि जो भी प्रोसीड्स आपके पास आई हैं क्राइम के थ्रू जिनको जब्त किया गया है, ठीक है, उन प्रोसीड्स को सर्च करना, उनको जब्त कर लेना, उसके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन थी। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो सके क्राइम के रिलेटेड, एंड साथ ही साथ जो फंड्स इन्वॉल्व हैं क्राइम में उनको आप ट्रैक कर सके, उनको सीज कर सके, एक कन्वेंशन की गई इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन 1993। तो यहां पर जो मेंबर स्टेट्स थे उनको सिर्फ ये करना था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो प्रोसीड्स थे, जो पैसा था, जो प्रॉपर्टी थी, उनको जब्त करना था। एंड उसके लिए जो जो साधन थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ इट इज फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए असिस्टेंस की जाएगी। एक जो स्टेट है दूसरी स्टेट की हेल्प करेगी इस चीज के रिगार्ड में, यानी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगी, चाहे अपने जो एविडेंस है उनको इकट्ठा करना है, चाहे अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है फ्रॉम एक स्टेट को दूसरी स्टेट से ट्रांसफर करना है, चाहे आपने कॉमन इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, या फिर प्रोटोकॉल में रहते हुए जो बैंक की सिक्रेसी है उसको हटाना है, वो चीज इसमें शामिल की गई। सेकेंड इट वॉज जो प्रोविजनल मेजर्स थी वो क्या थी कि बैंक अकाउंट आप फ्रीज कर सकते हैं उस पर्सन का, आप प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, ये प्रोविजनल मेजर्स थी। यानी कि फर्स्ट टाइम जैसे ही पता लगेगा तब ये चीज की जा सकती है। किसी पर्सन के ऊपर अगर शक है एंड दूसरी मेंबर स्टेट से आपको उसके रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट मिल रही है तो उसके आधार पर उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। थर्ड इट वाज रिगार्डिंग द मेजर्स टू कॉन्फिस्केट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो क्राइम में पैसा निकल कर सामने आया है, प्रॉपर्टी निकल के सामने आई है, उसको जब्त कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो मेजर्स थी उनके बारे में देख लेते हैं। यानी कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है किसी स्टेट की, अगर वो ऑर्डर करती है तो उसके हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन जिसको रिक्वेस्ट किया गया दूसरी स्टेट में,
लाइकवाइज एक स्टेट है यहाँ पर जहां पर दिक्कत चल रही है, जहां पर सारी की सारी कार्रवाई चल रही है, ठीक है। अब स्टेट ए ने स्टेट बी को रिक्वेस्ट किया कि इस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इनको कन्फिस्केट करना है, इनको जब्त कर लेना है। तो उसके रिगार्डिंग जो मेजर्स हैं वो वहां पर ली जा सकती थी। सो ये 3 तरह के डिफरेंट मॉडलिटीज थी जिनको अपनाया जा सकता था अंडर दिस कन्वेंशन। तो 2005 में जो काउंसिल ऑफ यूरोप है, उन्होंने इस कन्वेंशन को रिवाइज किया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो रही है या फिर जो फैक्टर ऑफ टेररिज्म है, उसकी फाइनेंसिंग लेजिटिमेट एक्टिविटीज के थ्रू भी हो सकती है ना, ये थोड़ा ना सिर्फ जो इलेजिटिमेट एक्टिविटीज के थ्रू होगी, यानी कि लेजिटिमेट एक्टिविटीज के थ्रू भी जो टेररिज्म है उसकी फाइनेंसिंग हो सकती है। तो ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी थी, पहली ऐसी संधि थी जो दोनों चीजों को कवर कर रही थी, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को भी कवर कर रही थी एंड साथ के साथ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को भी कवर कर रही थी। एंड पर्टिकुलरली इस कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज किया गया कि जितनी जल्दी जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर जो एसेट्स हैं क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं, अगर उनकी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके वो मिलती है, जिसमें टेररिस्ट ग्रुप भी शामिल है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एक पूरे तरीके तौर पर जो कोई क्राइम कर रहे हैं, या फिर टेररिस्ट ग्रुप भी शामिल है, तो अगर इनके एसेट से रिलेटेड इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अगर आपको मिल जाती है, तो वो सिर्फ एक मात्र रास्ता है जिसके थ्रू आप इनको रोक सकते हैं। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो लीगल फ्रेमवर्क AML के लिए, CFT के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वन इज अ बैंक सीक्रेसी एक्ट 1970 एंड द अदर वन इज अ USA पैट्रियट एक्ट। तो सबसे पहले लेट अस लुक एट दी बैंक सीक्रेसी एक्ट, BSA। तो जो मेजर्स हैं अंडर द BSA, पहली चीज इसमें आती है रिगार्डिंग दी रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो भी डाटा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तो जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बैंक्स हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग भी करेंगी एंड रिपोर्ट भी करेंगी। इसके अलावा जो करेंसी है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं या जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उन सभी की मूवमेंट के आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी कि जो भी मूवमेंट हो रही है करेंसी की, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की, इन और आउट यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर जिन्हें डिपॉजिट किया जा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उन सभी की मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। थर्ड इट इज रिगार्डिंग द बैंक्स। तो बैंक्स के लिए जो चीज थी यहाँ पर इट वाज कि उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, KYC नो योर कस्टमर पॉलिसी को फॉलो करना है एंड साथ के साथ जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है। तो इट वाज BSA। जो सेकंड है यहाँ पर दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट, जो 1986 में आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसकी जो प्रोविजन ही मेन वो है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होगा वो एक फेडरल क्राइम होगा, यानी कि अगर US फेडरल के जो लॉज हैं उनको तोड़ा जाएगा तो उन्हें हम कहते हैं फेडरल क्राइम होना। एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन जैसे जो फेडरल की जो एजेंसीज हैं वो करती है, जैसे FBI हो गया, ठीक है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई वो एक फेडरल क्राइम रहेगा। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं उनको प्रोहिबिट करना है। थर्ड इट वाज सिविल एंड क्रिमिनल फॉरफीचर। एंड फर्दर यहाँ पर कहा गया कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं इसके अंडर उनको मीटअप करना, प्रोसीजर्स को मीटअप करना बैंक की ऑब्लिगेशन रहेगी। थर्ड इट इज रिगार्डिंग द एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट ऑफ 1988। तो मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिलेटेड जो प्रोविजन थी जो दूसरे कानूनों में दी गई थी, उसको इस कानून की जो प्रोविजन थी वो बढ़ा चढ़ाकर सामने रखती हैं, यानी कि उनको फर्दर एक्सपेंड किया गया इस कानून के अंडर। जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी उनको बिजनेस के लिए भी रख दिया गया, यानी कि जो कार डीलर्स हैं, रियल एस्टेट डीलर्स हैं, उनको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड फर्दर जो भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे 3000 USD से अबव, उनके लिए आइडेंटिटी रिक्वायरमेंट जो होगा वो कंपल्सरी होगा। That was under Anti-Drug Abuse Act 1988. Next it is Anunzio Vale Anti-Money Laundering Act 1992. So इस एक्ट ने बैंक सिक्रेसी एक्ट को और स्ट्रॉन्ग किया। जो BSA था, बैंक सिक्रेसी एक्ट था, उसको और स्ट्रेंथन किया, यानी कि अगर कोई वायलेशन की जाती है BSA के अंडर तो इसको यहां पर और स्ट्रेंथन किया गया अंडर द Anunzio Vale एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फर्दर यहां पर रिपोर्टिंग का प्रोविजन रखा गया कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्टिंग की जाएगी, एंड साथ के साथ जो भी वायर ट्रांसफर्स हो रही हैं उनकी वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाएगी। एंड एक ग्रुप को यहां पर बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज एस्टैब्लिशिंग द बैंक सिक्रेसी एक्ट एडवाइजरी ग्रुप।
बैंक सिक्रेसी एक्ट एडवाइजरी ग्रुप उसे इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि बीएसए की प्रोविजंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया। वायर ट्रांसफर्स का ध्यान रखने के लिए कहा गया, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग एंड जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी रहेगी उनकी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग रह गया, एंड जो बीएसए के वायलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर सैंक्शंस दी गई। नेक्स्ट इट इज मनी लॉन्ड्रिंग सुप्रेशन एक्ट 1994, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग फर्दर जो प्रोविजंस थी वो यहाँ पर इस एक्ट में दी गई, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लोगों को जागृत करना है एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग इंपार्ट करनी है बैंकिंग एजेंसीज को इस चीज के रिगार्ड में। साथ ही साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए जो बैंकिंग एजेंसीज हैं उन्हें अपने प्रोसीजर्स को इन्हांस करना ताकि दोनों का कोऑर्डिनेशन बने। ठीक है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हिसाब से उनको रेफर करते हुए जो बैंकिंग एजेंसीज हैं उन्हें अपने प्रोसीजर्स को इन्हांस करना है। एंड जो मनी सर्विसेज बिजनेसेस होंगे उनको रजिस्ट्रेशन जो होगा मैंडेटरी होगा, वो भी इसमें कह दिया गया। एंड अगर कोई पर्सन मनी सर्विसेज बिजनेस को चलाता है अनरजिस्टर्ड वे में तो वो क्या होगा, एक फेडरल क्राइम होगा, वो एक फेडरल क्राइम माना जाएगा। एंड स्टेट्स को, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स रहती हैं उन सभी को एमएसबीएस के ऊपर, एमएसबीज के ऊपर जो कानून है वो यूनिफॉर्म रूप पे माना जाएगा। यानी कि वैसे जो स्टेट्स रहती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कानून रहते हैं, लेकिन जो एमएसबी के रिलेटेड यानी कि मनी सर्विस बिजनेस के रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए हैं उनको यूनिफॉर्म वे में यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स स्ट्रेटेजी एक्ट 1998। तो यहाँ पर फर्दर मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो बैंकिंग एजेंसीज हैं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेनिंग को डेवलप करें फॉर द एग्जामिनर्स। साथ के साथ नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थर्ड इट सेज जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की इंटेंसिटी जो है या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो फाइनेंशियल क्राइम है वो काफी ज्यादा है, उसके रिगार्डिंग टास्क फोर्सेज हों, यानी कि हाई इंटेंसिटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम एरिया, उनके लिए टास्क फोर्स हों जो कंसंट्रेट करें कि यहां पर इन एरियाज में, जोन्स में, बिजनेसेस में जहां पर लॉन्ड्रिंग ज्यादा है वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट किया जाए, वहां पर कानून की मदद ली जाए, कानून की मदद से उसे मिटिगेट करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इट इज यूएसए पैट्रियट एक्ट। यूएसए पैट्रियट एक्ट क्या है? दिस इज यूनाइटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अमेरिका by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism act of 2001। so आप ये कह सकते हैं कि ये यूएसए का मेन कानून है जो डील करता है टेररिज्म के साथ। पहली चीज ये है कि जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग कर रहा है, अगर फाइनेंसिंग की जा रही है टेररिज्म की, वो क्रिमिनल होगा या क्रिमिनल एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ जो सीआईपी के जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, यानी कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना है। फॉरेन के जो शेल बैंक्स हैं उनके साथ डीलिंग को बंद किया जाए, प्रोहिबिटेड है, दैट इज नॉट लीगली वैलिड। एंड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए एंड प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट्स के लिए ड्यू डिलीजेंस के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। एंड जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग रहेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में एंड यूएस गवर्नमेंट के बीच में, उसे इस पैट्रियट एक्ट के थ्रू इंप्रूव किया गया। एंड साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग है, उस इंफॉर्मेशन को वो वॉलंटरली क्या करें, शेयर करें। तो ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर या फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से कंसर्न रख सकती हैं, प्राइमरी कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग से हो सकता है, उनके लिए स्पेशल हिदायतें दी गई। एंड फर्दर बैंक मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड जो अदर बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो किए गए ताकि जो बैंक का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड क्राइटेरिया है उसे फुलफिल किया जा सके। तो जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो उसके थ्रू क्या है, जो डाटा है वो सारा पूल्ड हो जाएगा, तो पूल डाटा को आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है। नेक्स्ट जो एक्ट है यहाँ पर जो यूएसए में रहा है, दैट इज इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2004। सो इस एक्ट ने बीएसए को अमेंड कर दिया, दैट इज बैंक सिक्रेसी एक्ट को अमेंड कर दिया, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाए। नाउ लेट अस लुक एट द लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है एएमएल सीएफटी से डील करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में, उसके लिए 3 लॉज हैं जिनको मेंशन किए गए यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002, जिसको इमेंड किया गया बाय द क्राइम एंड कोर्ट्स एक्ट 2013
एंड सीरियस क्राइम एक्ट 2015। तो इस एक्ट ने सबसे पहले तो डिफाइन किया कि क्राइम कौन कौन से हैं इस पर्पस के लिए। दूसरी चीज कि जो भी पैसा आएगा इस तरह के क्राइम से, जो भी पैसा आएगा उसे जब्त किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट में दी गई। एंड साथ ही साथ इस एक्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक क्रिमिनल एक्ट बना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग को एक क्रिमिनल एक्ट की तरह कंसीडर किया जाए, ऐसा प्रोविजन दिया गया इसमें। एंड मनी लॉन्ड्रिंग की भी डेफिनेशन दी। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई भी काम किया जाता है जिसमें हम क्रिमिनल प्रॉपर्टी को छुपाते हैं, उसकी एक्विजिशन को छुपाते हैं, उसको रिटेन करते हैं, या फिर क्रिमिनल प्रॉपर्टी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है उसको फैसिलिटी मिले, वो भी क्या रहेंगे, सेम क्राइम के अंडर डिफाइन की जाएंगे। नेक्स्ट जो एक्ट है दैट इज रिगार्डिंग दी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस 2007। तो बहुत से ऐसे जो मापदंड है यहां पर लिए गए इन रेगुलेशंस के तहत जो फाइनेंशियल बिजनेसेस के द्वारा या फिर जो और डेजिग्नेटेड बिजनेसेस हैं उनके द्वारा लिए जाएंगे, तरीके अपनाए जाएंगे ताकि हम जो मनी लॉन्ड्रिंग है एंड जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसको हरा सकें, उसको काउंटर कर सकें। तो फाइनेंशियल बिजनेसेस के ऊपर या फिर जो डेजिग्नेटेड बिजनेसेस हैं उनके ऊपर तो लागू होते थे, एंड साथ ही साथ यहां पर ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी लागू होते थे, जैसे ऑडिटिंग को लेकर, इंसॉल्वेंसी को लेकर, प्रैक्टिशनर्स को लेकर, टैक्स एडवाइजर्स को लेकर, लीगल प्रोफेशंस को लेकर, ट्रस्ट और कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर, कैसीनोस को लेकर, या फिर हाई वैल्यू डीलर्स को लेकर। तो उनके ऊपर भी जो इनकी रेगुलेशन थी वो लागू होती थी। नेक्स्ट इट इज द टेररिज्म एक्ट, जिसको अमेंड किया गया बाद में एंटी टेररिज्म क्राइम एंड सिक्योरिटी एक्ट 2001 एंड टेररिज्म एक्ट 2006, एंड फर्दर अमेंड किया गया टेररिज्म एक्ट 2000 के द्वारा एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के द्वारा जो रेगुलेशंस थी। सो इस कानून ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1989 को रिप्लेस कर दिया। तो जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है इसे हर साल पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता था, रिन्यू करना पड़ता था। तो उसे अब यहां पर इस एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, दैट इज टेररिज्म एक्ट 2000 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। एंड साथ के साथ जो नॉर्दर्न आयरलैंड जो एक्ट था, इमरजेंसी प्रोविजंस थी 1996 की, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। एंड साथ ही साथ जो क्रिमिनल जस्टिस एक्ट यानी कि टेररिज्म एंड कॉन्स्पिरेसी एक्ट 1998 था, उसकी भी 4 सेक्शंस को रिप्लेस कर दिया। तो ये अब एक परमानेंट कानून बन गया। एंड इसमें जो प्रोविजंस है डाटा रिगार्डिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फंड रेजिंग फॉर टेररिज्म, ट्रेनिंग इन फायर आर्म्स फॉर टेररिज्म पर्पसेस। तो ये सब चीजें जो हैं इनकी जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट में दी गई हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द लेजिस्लेचर इन ऑस्ट्रेलिया। तो AML एंड CTF को करने के लिए AML और CFT एक्ट लाया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो इसने 5 तरह की ऑब्लिगेशंस रखी रेगुलेटेड बिजनेस के ऊपर। जो रेगुलेटेड बिजनेस है उसके ऊपर 5 तरह की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको यहां पर रखा गया। तो पहली प्रोविजन यहां पर ये थी कि आपको एनरोल करवाना होगा, यानी कि जो भी रेगुलेटेड बिजनेस है उनको एनरोल करना होगा अपने आप को ऑस्ट्रेक के साथ। ऑस्ट्रेक क्या है? ऑस्ट्रेक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्रिमिनल अब्यूज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसके साथ आपको एनरोल करना होगा। सेकंड है कि आपके पास AML CTF प्रोग्राम होना चाहिए। थर्ड इज कि आपने CDD का ध्यान रखना है, दैट इज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का ध्यान रखना है। फोर्थ इज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एंड फिफ्थ इज रिगार्डिंग द रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये 5 ऑब्लिगेशंस रखी गई रेगुलेटेड बिजनेसेस के ऊपर। साथ ही साथ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को भी बनाया गया इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रूल्स। एंड फर्दर स्पेसिफिकली जो ईरान के साथ ट्रांजैक्शंस की जा रही थी तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक रेगुलेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेशन 2014 को लेकर आया गया, जिन्होंने डिफरेंट प्रोविजंस दी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द ईरान। सो इस एक्ट ने रेगुलेशंस दी पर्टिकुलरली, या फिर रोका या फिर रेगुलेट किया कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जिन फॉरेन कंट्रीज का बताया गया, इसमें नाम बताया गया, वहां की कंट्रीज के, फॉरेन कंट्रीज के जो रेजिडेंट हैं उनके साथ ट्रांजैक्शन या तो बंद की गई या उन्हें रेगुलेट किया गया। एंड ऑस्ट्रेलिया ने अपने रेजिम का इंटरनल रिव्यू किया एंड फर्दर जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है जिसे FATF 2014-15 में फॉलो किया गया, उसमें भी इसे शामिल किया गया म्यूचुअल इवैल्यूएशन में। So that was regarding the AML CFT legislation in major countries or regions.